नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। मैं नीतीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सीडीपी की क्लास में। दोस्तों दोस्तों हमने जो अपनी पिछली क्लासेस थी उनमें सहस्वावस्था पूरा पढ़ लिया था। सहस्वावस्था पूरा कर लिया था, तो सहस्वावस्था पूरा करने के बाद हम जब पढ़ने वाले हैं 6 से 12 वर्ष वाली अवस्था। 6 से 12 वर्ष वाली अवस्था यानी कि बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में भी हमने बाल्यावस्था की परिभाषाएं अपने पिछले लेक्चर में कवर कर ली थी, जिसमें हमने रॉस की परिभाषा, कॉलन ब्रूस की परिभाषा, ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन की परिभाषा, किर्कपैट्रिक, स्ट्रैंग और बर्ट फ्राइड, इन सब की परिभाषाएं हमने ली थी। हमने आपको बताया था कि रॉस ने कहा था कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की काल होता है, तो वहीं फ्राइड ने कहा था कि बाल्यावस्था काम वासना की सुप्तावस्था होती है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में जो सहस्वावस्था में काफी तेज कार्य करती हैं, वो आके सुप्त पड़ जाती हैं क्योंकि बालक बहुत बिजी हो जाता है, उसका क्षेत्र जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहां पर काम वासना सुप्त हो जाती है। फिर स्ट्रैंग की परिभाषा हमने ली थी कि शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे बालक ने 10 वर्षों तक ना खेला हो। तो ये सभी डेफिनेशंस हम अपने पिछले लेक्चर में ले चुके हैं। जिन लोगों को अपना पिछला लेक्चर हमारा देखना हो वो जाकर मतलब अगर आपको सहस्वावस्था और बाल्यावस्था की सभी परिभाषाओं से परिचित होना हो, क्योंकि आप यूपीटीटी के एग्जाम के लिए बहुत 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 मायने रखने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली हैं। हो सकता है आपका 1 से 2 नंबर यहां से पक्का 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 कवर हो जाए। तो जिन लोगों को पिछली वीडियो देखनी है उनके लिए यहाँ पर एक आई बटन आ रहा है, उस आई बटन में पिछली वीडियो का प्लेलिस्ट आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आगे हम बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था जो कि है हमारी 6 से 12 वर्ष वाली अवस्था। सबसे पहले जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है बाल्यावस्था के कुछ नामों की। देखिए, इसको अन्य अलग अलग नामों से बताया गया है। अगर इन नामों में आप जाएं तो ये सिर्फ नाम नहीं है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इन नामों को ध्यान में रखेंगे तो आपको बाल्यावस्था की बहुत 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 ढेर सारी क्वालिटीज यानी कि विशेषताएं भी पता चलेगी। सबसे पहले हम बात कर लें तो बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में जो हमारा सीखने का क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो हमारा क्षेत्र होता है बाल्यावस्था का वो बढ़ जाता है। क्षेत्र बढ़कर क्या हो जाता है, यहां पर आपका परिवार था, सहस्वावस्था में सिर्फ और सिर्फ परिवार था। अब यह क्षेत्र बढ़कर परिवार और विद्यालय बढ़ जाता है। तो घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर, बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछता है कि बच्चा ज्यादा क्यों सीखता है बाल्यावस्था में, उसकी सीखने की गति तीव्र क्यों हो जाती है, उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ क्यों जाती है। क्योंकि बच्चा भी नया नया उसका सीखने का क्षेत्र बढ़ा है, नया नया समाज में एंट्री मारा है उसने, और जब नई नई चीजें देखता है तो ज्यादा पूछने की कोशिश करता है। यही कारण है कि उसका सीखने का क्षेत्र ज्यादा होता है। तो ये हुई बात परिवार और विद्यालय, उसका सीखने का क्षेत्र। अब सीखने के क्षेत्र के बाद हम बात करेंगे बाल्यावस्था के कुछ नामों की। आई होप आप ये लिख लीजिएगा कि सीखने का क्षेत्र उसका क्या होता है, परिवार तथा विद्यालय। क्वेश्चन यहां से उठ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कि जो बाल्यावस्था होती है उसके कुछ और कौन कौन से नाम हैं। बाल्यावस्था के जो बाकी के नाम हैं वो आप सभी की स्क्रीन पर हैं, इनको हम पढ़ेंगे, साथ साथ समझते चलेंगे और कोशिश आप करिए कि इनका नोट्स बनाते चलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं हम बाल्यावस्था के कुछ नामों के साथ। तो बाल्यावस्था का जो सबसे पहला नाम है वो है गंदी उम्र। बालक बाहर निकलता है, खेलना फिरना शुरू करता है, और इस वजह से इस अवस्था को गंदी उम्र कहा गया है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम गंदा रहता है, इधर उधर खेलता रहता है, धूल मिट्टी हेन देन फलाना धमाका, इस वजह से इसको गंदी उम्र कहा गया है। कोई खास बात नहीं है, सब लोग परिचित हैं इस बात से कि बालक बाल्यावस्था में क्या क्या खेल खेलता है, तो फिर गंदगी होना आम बात है। तो इस वजह से इसको कहा गया है गंदी उम्र। गंदी उम्र के बाद हम जो दूसरा नाम लेने जा रहे हैं वो है टोली उम्र, टोली की उम्र। देखिए, टोली की उम्र का क्या मतलब होता है। टोली मीन्स होता है ग्रुप, जो बच्चों का एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं टोली। तो इसको टोली की उम्र कहा गया है। बच्चा क्या होता है, समाज से बाहर, घर से बाहर निकलता है, अपने जैसे 4-6 और बच्चों से परिचित होता है, उनसे दोस्ती करता है, और जब उनसे दोस्ती करता है तो वो अपने मित्रों के साथ रहकर दिन भर खेलना पसंद करता है। इस वजह से इसको टोली की उम्र कहा गया है।
कि आपने अक्सर देखा होगा कि 4-6 बच्चे जो 5 से 6 वर्ष की अवस्था के वाले हों, 6-7-8 साल वाली जो अवस्था वाले बच्चे होंगे, ये सब के सब एक टोली में रहना पसंद करते हैं और उसी टोली में खेलना पसंद करते हैं। इसी वजह से एक ग्रुप में रहते हैं, इस वजह से इसको टोली की उम्र कहा गया है। टोली की उम्र के बाद हम बात करते हैं, स्फूर्ति लिखा हुआ है, माफ करिएगा ये टाइपिंग एरर है, स्फूर्ति नहीं ये स्फूर्ति होगा। इसको कहा गया है स्फूर्ति की उम्र। क्या कहा गया है? स्फूर्ति की उम्र। बच्चा इतना चंचल होता है, बच्चा इतना चंचल होता है, इतना तेज तर्रार होता है कि उसके अंदर एक अलग ही शक्ति, एक अलग शक्ति का विकास हुआ रहता है। वो बहुत तेजी के साथ अपने सभी कार्य करता है। वो यहाँ दौड़ के, बच्चा यहाँ है, दौड़ के वहां है। आपने देखा होगा कि आप थक जाएंगे, अक्सर घरों में ये देखा गया है कि आप थक जाएंगे और बच्चा नहीं थकेगा, वो पूरा दिन खेलेगा, शाम को रात को भी जग रहा है, इधर उधर घूम रहा है। आप कह रहे हैं भैया ये लड़का पर डे ऊपर नीचे करता रहता है, इधर उधर आता जाता रहता है, दिन भर खेलता है, फिर भी नहीं थकता है कि रात को सुकून से सो जाए। इसको तो अभी भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चे इतने चंचल होते हैं, उनके शरीर में उस वक्त विकास की एक ऐसी अवस्था होती है कि जब वो खाते पीते हैं, उनका ग्रोथ हो रहा होता है, उनकी बॉडी में इनफ एनर्जी होती है अपने पूरे दिन के कामों को कोप अप करने के लिए। तो इसीलिए इस अवस्था को कहा गया है, क्या कहा गया है? स्फूर्ति की उम्र कहा गया है। स्फूर्ति नहीं, स्फूर्ति है, उसको पा को फा बना लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है, स्फूर्ति की उम्र हो जाएगा वो आपका। स्फूर्ति की उम्र के बाद जो हम बात करते हैं वो आपकी नेक्स्ट है मूर्त चिंतन की उम्र। मतलब बच्चा जब कोई चीज देखेगा, सिंपल सी बात है, मूर्त चिंतन। देखिए अमूर्त चिंतन की बात नहीं हुई है इस अवस्था में, क्योंकि ये आपकी पियाजे की औपचारिक नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। किससे मिलती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। तो जब मूर्त चिंतन की उम्र इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चा जब कोई भी चीज देखेगा, मान लीजिए एक कार देखा, ठीक है, अब उस कार है क्या? मूर्त है उसके सामने, लेकिन वो चिंतन करेगा इसकी ये वाली पहिया निकाल देते तो क्या होता। एरोप्लेन आपने लाके दिया उसको, हेलीकॉप्टर लाके दिया, अक्सर बच्चों को घर में हेलीकॉप्टर मिलता है खिलौने में, हेलीकॉप्टर। क्या किया? थोड़ी देर खेला, उजाड़ दी उसकी, पंखा उजाड़ लिया। उड़ क्यों नहीं रहा है? ये पंखा गोल गोल घूमता है तो इस वजह से ये उड़ता है, क्यों उड़ नहीं रहा है? क्या कारण हो सकता है? मोटर कैसे चलता है इसका? ये लाइट जल रही है तो क्यों जल रही है, कैसे जल रही है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं समझ में आया, तो अभी इतनी अच्छी बुद्धि नहीं है, तो क्या करेंगे? तोड़ डाला उसको, ले खोल के रख दिया। अब इस तरह से बच्चा सीखने की कोशिश करता है। तो यही है बालक, जिन चीजों को देखता है उनके बारे में गहन अध्ययन करता है, उनके बारे में चिंतन करता है, इसी वजह से इसे मूर्त चिंतन की उम्र क्या कहा गया है? मूर्त चिंतन की उम्र कहा गया है, मूर्त चिंतन की उम्र। फिर इसके बाद इसको कहा गया है खेलों की उम्र। बच्चा, जैसे कि आप सभी ने पढ़ ली थी स्ट्रैंग की परिभाषा, स्ट्रैंग ने कहा था कि शायद, देखिए मैंने कहा था कि अगर आप बाल्यावस्था के कुछ और नाम पढ़ते हैं तो बाल्यावस्था के सिर्फ नाम नहीं क्लियर होते हैं, बाल्यावस्था के नामों के साथ साथ आप बहुत सी चीजों से परिचित हो जाते हैं। जैसे कि आप यहां इसको कहा गया है खेलों की उम्र। अब खेलों की उम्र, तो आपको एक चीज याद हुआ कि बाल्यावस्था का नाम है, क्या नाम है? खेलों की उम्र। साथ ही साथ यहां से आपको हमेशा हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगी स्ट्रैंग की परिभाषा, कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे बालक ने 10 वर्ष तक ना खेला हो। तो स्ट्रैंग की परिभाषा आपको यहां से याद हो गई, बाल्यावस्था के नाम भी याद हो गए, और एक विशेषता की भी यहां से याद हो जाएगी आपको कि बालक, इस उम्र का बालक सबसे ज्यादा रुचि खेलने में रखता है, उसको खेल बहुत पसंद आते हैं इस उम्र में। 3 चीजें आपको यहां से क्लियर हुई। तो सिर्फ बाल्यावस्था के नामों को नामों के तौर पर मत लीजिएगा, विशेषताओं के तौर पर लीजिएगा। और कभी भी एक चीज ध्यान में रखिए कि कभी भी आपको कोई भी चीज पढ़नी हो तो अगर आप उसको इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का वो होता है इंटर रिलेट करने का। अगर आप इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इंटर रिलेट करके पढ़िए चीजों को। अब देखिए, अगर आप इसको खेलों की उम्र को तीनों से रिलेट कर ले जाते हैं, स्ट्रैंग से, फिर बाल्यावस्था का दूसरा नाम और एक विशेषता से, तो आपको यहां से 3 चीजें बाल्यावस्था के बारे में पता चलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बाल्यावस्था के हमने एक नाम लिया, गंदी उम्र, टोली की उम्र, स्फूर्ति की उम्र, मूर्त चिंतन की उम्र, खेलों की उम्र, और इतने नाम लेने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और लेंगे बाल्यावस्था के और नाम। बाल्य अवस्था के और कुछ नाम लेंगे हम। देखिए बाल्यावस्था के कुछ और नामों में हम बात करें तो बाल्यावस्था के कुछ और नामों में हम जो और नाम लेने जा रहे हैं वो है प्रारंभिक विद्यालय की उम्र। होता क्या है कि जब आप शैशवावस्था का जब बालक होता है, बालक जब शैशवावस्था में होता है
तो शैशवावस्था में वो उसका क्षेत्र क्या होता है, उसका सीखने का क्षेत्र परिवार होता है। वो घर से बाहर नहीं निकलता है, उसके मम्मी पापा ने उसे जो कुछ भी सिखा दिया, मम्मी पापा ने वो उसे जो कुछ भी सिखा दिया वो उतना ही सीख के रहता है, उसके आगे वो कुछ नहीं सीख पाता है। लेकिन हमने अब यहां से देखिए हर चीज को रिलेट करके पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सही याद होगा। प्रारंभिक विद्यालय की जो उम्र है, अगर आप इसको किसी की परिभाषा से रिलेट करना चाहते हैं तो रिलेट कर दीजिए इसको ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन की परिभाषा से। याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको कि कैसे इसको याद रखते हैं। तो ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन की परिभाषा जो पिछले लेक्चर में हमने, देखिए पहले जरूर जाके आई बटन पे क्लिक करिएगा और जरूर जाके वो वीडियो देखिएगा, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। बस इतना फायदा होने वाला है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि वो पिछला लेक्चर जो है परिभाषाएं जिनमें मैंने बताई है बाल्यावस्था की, उनको जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन की परिभाषा जो हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या कहा है ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन ने? ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टि से देखें तो बाल्यावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टि से देखें तो बाल्यावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। क्यों कहा है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल? भाई अभी तक चल रही थी आपकी शैशवावस्था, आपके घर, आपके सीखने का क्षेत्र था आपका परिवार। अब आपने बाल्यावस्था में आप आए, 6 साल के हो गए, 5 साल से ऊपर हो गए, अब आपका हो गया एडमिशन, आपका हो गया स्कूल में एडमिशन, आप जाने लगे स्कूल, ठीक है। तो इसी वजह से इसको प्रारंभिक विद्यालय की उम्र कहा गया, क्योंकि बच्चा पहली बार इसी अवस्था में आकर स्कूल जाता है। अब आजकल की बात तो छोड़ दीजिए, जो 2.5 साल का बच्चा हुआ नहीं उनको स्कूल भेजने लगते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल, वो क्या बोलते हैं उसको, प्री बोर्डिंग और प्री नर्सरी, हेन देन फलाना धमाका, बोर्डिंग स्कूल, पता नहीं क्या क्या, तो वहां भेजते हैं, वो बात अलग। जो हम विद्यालय की बात करते हैं तो प्रारंभिक विद्यालय की उम्र का है, जो कि 5 साल के बच्चे के बाद फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत होती है। अगर आप गाइडलाइंस पढ़े तो फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत 5 साल के बाद में होती है, तो इसी वजह से इसको प्रारंभिक विद्यालय की उम्र कहा गया है। किससे कनेक्ट करना है? ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन की परिभाषा से कनेक्ट करना है। फिर जीवन का निर्माण काल कहा है फ्राइड ने। आप स्कूल गए, आपको कुछ अच्छे लोग, आप घर से निकले, पहली बात तो परिवार में सब अच्छे होते हैं, आपका परिवार कभी आपको कोई गलत चीज नहीं सिखाता है, वो कोशिश करेगा कि गलत चीजों को आपसे हाइड कर दिया जाए और जो अच्छी अच्छी चीजें, वही सारी चीजें अपने बच्चे के अंदर रख दी जाए। अब आप निकलते हैं यहाँ पे घर से बाहर, आप आते हैं समाज में, आप आते हैं, अभी विद्यालय में सबसे ज्यादा आपका होता है क्योंकि आप स्कूल से सीधे आकर आप घर पर आते हैं। आपको 4 अलग अलग परिवारों के, 4 अलग अलग समाज के, 4 अलग अलग संस्कृति के, 4 अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर सब मिलेंगे आपको। कुछ अच्छे परिवार के बच्चे मिलेंगे जिनसे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, और कुछ नोटोरियस परिवार के, या फिर परिवार नोटोरियस नहीं होता, कुछ नोटोरियस बच्चों से, या फिर जो कम संस्कारी बच्चे होते हैं जिसका समाज आसपास का वातावरण बहुत अच्छा नहीं होता है, जिनका डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता है, आप उनसे भी मिलेंगे। आप हर प्रकार के बच्चे से जब मिलते हैं, आप जब हर प्रकार के बच्चे से मिलते हैं तो यहां पर आकर आपको दोनों चीजें सीखने को मिलती हैं। तो यहां पर वही फ्राइड ने कहा है कि जीवन का निर्माण काल है, मतलब अगर आप अपने अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम बाहर आने के बाद अच्छे गुणों का समन्वय करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे गुण अपने अंदर लेके आते हैं, तो फिर ये आपका एक अच्छे जीवन का निर्माण काल होगा। आपका जीवन किस डायरेक्शन में जाना है, आप क्या बनने वाले हैं आगे चलकर, ये यही अवस्था है जो डिसाइड कर देती है। तो ये हो गई फ्राइड की डेफिनेशन। फ्राइड ने कहा है इसको जीवन का निर्माण काल। नेक्स्ट जो है उसको कहा गया है मिथ्या परिपक्वता की आयु। मिथ्या परिपक्वता की आयु यानी कि किसने कहा है? अगर आप फिर इस चीज को रिलेट करना चाहें, देखिए सारी की सारी डेफिनेशंस मैं आपको यहीं के यहीं याद कराए दे रहा हूं, कुछ भी आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। देखिए जीवन का निर्माण काल फ्राइड ने कहा है, डेफिनेशन भी है उनकी, एक नाम भी है। फिर हम आते हैं मिथ्या परिपक्वता की आयु। तो मिथ्या परिपक्वता की आयु किसने कहा है? आपकी पहली डेफिनेशन जो पिछले लेक्चर की है, रॉस ने कहा है इसे मिथ्या परिपक्वता की आयु। किसने कहा है? रॉस की परिभाषा है मिथ्या परिपक्वता की आयु। पिछले लेक्चर भी मैंने आपको काफी डिटेल में जाके समझाया था क्या होता है मिथ्या परिपक्वता की आयु, एक बार फिर आपको बताते चलते हैं। मिथ्या परिपक्वता की आयु, मिथ्या मींस होता है मिथ, इंग्लिश में बोलते हैं मिथ, परिपक्व मींस होता है मैच्योर। तो एक बच्चे के अंदर ये मिथ हो जाता है कि वो मैच्योर है। वास्तविकता में बालक मैच्योर हुआ नहीं होता है, वास्तविकता में बालक मैच्योर नहीं हुआ होता है, वो अपने आप को मैच्योर समझने लगता है। तो ये हुई आपकी मिथ्या परिपक्वता की आयु। उसके बाद हम बात करेंगे भ्रमण की आयु।
देखिए चीजों को रिलेट, मैं बार बार कह रहा हूं इस लेक्चर में पूरी तरह से फोकस है कि चीजों को रिलेट करिए। मिथ्या परिपक्वता की आयु इस नाम भी है और साथ ही साथ रॉस की परिभाषा भी है, तो यहां से इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है भ्रमण की आयु। बच्चा अपने समाज से बाहर निकलता है, बच्चा अपने समाज से बाहर निकलता है और वह नई नई चीजें देखता है, तो और चीजें उसको देखने की इच्छा जागृत होती है, उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिसके कारण उसके अंदर भ्रमण की प्रवृत्ति, भ्रमण की आयु बोला गया है, भ्रमण की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपने मतलब जैसे लड़का है तो वो लड़कों के ग्रुप में रहना पसंद करता है, लड़कियों से नहीं, लड़की है मेरी दोस्ती नहीं होगी इससे, मैं इससे बात नहीं करूंगी, लड़की। समलिंगी उम्र मतलब जो सेम लिंग वाले बच्चे हैं उनसे ज्यादा ही कुछ दोस्ती होती है, तो ये एक क्वालिटी है। समलिंगी उम्र इस अवस्था की एक क्वालिटी है। हेलो, तो हम बात कर रहे थे समलिंगी उम्र की। समलिंगी उम्र के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की, जो कि है शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उम्र। शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उम्र, अगर शैक्षिक दृष्टि की बात करते हैं तो क्या होता है शैक्षिक दृष्टि में। देखिए जब बात करते हैं शैक्षिक दृष्टि की, तो शैक्षिक दृष्टि से ये उम्र तो महत्वपूर्ण है ही है। भाई कैसे महत्वपूर्ण है, अब इस बात को समझते हैं। बच्चा देखिए जो बाल्य अवस्था होती है, यहां पर बच्चा नया नया अभी स्कूल जाना शुरू करता है, स्कूल जाना शुरू करता है, तो शैक्षिक दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण उम्र है। भाई जो हमारे मानकों के हिसाब से अगर स्कूल की एज देखें तो स्कूल की एज जो होती है हमारे हिसाब से वो 5 साल के बाद होती है। तो जब एज उसकी 5 साल के बाद है, तो यानी कि 5 साल के बाद का जो उम्र का जब बच्चा स्कूल जाएगा, तो शैक्षिक दृष्टि से उसकी ये उम्र महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगर हम इसको कनेक्ट करना चाहें तो ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन की जो परिभाषा है उससे हम इसे भली भांति कनेक्ट भी कर सकते हैं। जोड़ के पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है जोड़ के पढ़ा, जोड़ के ही पढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं हम नेक्स्ट अपने विशेषता की, जो है प्रतिद्वंदात्मक, माफ करिएगा ये प्रतिद्वंदात्मक है, टाइपिंग एरर है, थोड़ी छोटी सी टाइपिंग एरर है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की उम्र क्या होती है? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की उम्र, देखिए इस वक्त ये एक ऐसी एज है जहां पर कई सारे बच्चे इस एज में आने के बाद, ठीक है, कई सारे बच्चे जो है वो इस एज में एक साथ आते हैं, पहली बार मिलते हैं। किसकी समाज से कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, उनकी समाज में क्या स्टेटस है, उनको समाज में लोग कैसा मानते हैं, इस बारे में अगर हम बात करें तो यही होता है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण। क्या होता है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण? आई होप आपको बेटर समझ में आया होगा कि बच्चा समाज में निकलता है, एक आपस में ही दो बच्चों के बीच में समाजीकरण को लेकर एक कॉम्पिटिटिवनेस बन जाती है, उसी कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ सोशलाइजेशन की फीलिंग्स को बोलते हैं प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की उम्र। तीव्र जिज्ञासा की उम्र, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारे सीखने का क्षेत्र होता है वो परिवार से बढ़कर विद्यालय होता है। परिवार से बढ़कर विद्यालय होने की वजह से बच्चा आप घर से बाहर निकलता है, वो नई नई चीजें देखता है, रोड पे चलता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जिज्ञासा बहुत ही तीव्र हो जाती है, वो बहुत ही नई नई चीजें जानने की कोशिश करता है, उसका मन करता है कि मुझे ये भी पता हो, ये भी पता हो। तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी जिज्ञासा को शांत करें, उनको जो कुछ भी वो जानना चाहते हैं हम उन्हें बताएं। तो ये हुआ आपका तीव्र जिज्ञासा की उम्र। आगे चलते हैं हम और लेते हैं कुछ और विशेषताएं, आगे चलते हैं और लेते हैं कुछ और विशेषताएं। देखिए अब जो विशेषताओं की हम बात करने जा रहे हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे नाम की, कि बाल्यावस्था के कुछ और नाम हैं, उन नामों में अगर अब हम और आगे बढ़ें और बात करें तो अब बात करते हैं हम विशेषताओं की। देखिए विशेषता यानी कि बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब लेक्चर शुरू किया था तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप इन नामों को सही से पढ़ेंगे तो आप कई सारी विशेषताओं से भी भली भांति परिचित हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे इन परिभाषा विशेषताओं को। अब देखते हैं कि क्या नाम और परिभाषाएं आपस में नाम, परिभाषा और विशेषता, हम तीनों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। देखते हैं क्या तीनों को रिलेट करके हम कुछ नया सीखते हैं कि नहीं। देखिए पहली विशेषता जो है वो है शारीरिक विकास अपेक्षाकृत धीमा। मैंने आपको बताया कि जो शारीरिक विकास होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन चूंकि बच्चा जब शैशव अवस्था में होता है तो बहुत ही तीव्र शारीरिक विकास होता है, तो यहां पर शारीरिक विकास उतना तेज नहीं होता है, थोड़ा धीमा होता है। तो पहला पॉइंट आपका हो गया शारीरिक विकास अपेक्षाकृत धीमा। इस अवस्था में शारीरिक विकास को दो भागों में बांटा गया है, इस अवस्था में शारीरिक विकास को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है संचयी
यानी कि तेज। देखिए बाल्यावस्था को 6 से 12 में बांटा गया है, तो 6 से 9 जो अवस्था होती है उसमें बालक का शारीरिक विकास तेज होता है, उसको बोलते हैं संचयी या तेज अवस्था। जो दूसरा पार्ट इसका किया गया है उसको बोलते हैं परिपाक अवस्था। परिपाक अवस्था जो होती है वो 9 से 12 वर्ष के बालकों में होती है बाल्यावस्था में। जो परिपाक अवस्था उसमें होता क्या है कि परिपाक अवस्था में जो विकास होता है वो खुद को परिपक्व करता है, विकास खुद को परिपक्व करता है। ये हो गया आपका दो भाग, ये हो गई शारीरिक विकास की बात, इसकी संचयी विकास होता है और परिपाक काल, दो अवस्थाएं होती हैं। आगे बढ़ेंगे हम और कुछ और विशेषताओं पे बात करेंगे। कुछ और विशेषताओं में हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो है टोली की उम्र। देखिए मैंने कहा था रिलेट करके पढ़ेंगे, तो रिलेट करने का यही फायदा होता है कि जो पहली विशेषता हमारी आने जा रही है वो है समूह भावना का उदय। देखिए क्या होता है समूह भावना, आपको बताया मैंने टोली की उम्र समझाया था कि बच्चा समूह में रहना पसंद करता है, उसके नए नए दोस्त बनते हैं, वो अपने उन दोस्तों के साथ में रहना पसंद करता है, तो वो हुई टोली की उम्र। और उसी को रिलेट करके पढ़े तो यही एक विशेषता है कि समूह भावना का बालक के अंदर उदय होता है। अगला जो हम करने जा रहे हैं वो है मित्रों का चयन। आपको सबको पता है कि जो मित्रों का चयन होता है वो बाल्यावस्था में एक मतलबी के हिसाब से होता है। मतलब अगर इनका कहने का मतलब क्या है कि मित्र इनका वही होगा जो इनके हर टाइम इनके साथ रहेगा, इनसे बातें ज्यादा करेगा, इनके साथ खेलने जाएगा, इनकी मदद करेगा, इनको अपना खाना खिलाएगा। इनका सोच क्या होती है कि कल अगर मैंने तुमको पेंसिल दी थी तो आज मुझे तुम पेंसिल दो, अगर तुमने कहीं मना कर दिया तो दोस्ती खत्म। क्षणिक मित्रता होती है वो। अगर एक बार भी आप इनके जो एक बेस सेट करते हैं कि मेरा दोस्त ऐसा होगा, अगर उस पे आप खरे नहीं उतरते हैं तो इनकी मित्रता खत्म हो जाती है। लेकिन और ये नए नए मित्रों का चयन करते हैं और देखते हैं मेरे लिए सबसे सुटेबल मेरा मित्र कौन है। तो ये हो गया मित्रों का चयन। फिर बात आती है नेता बनने की प्रवृत्ति। नेता बनने की प्रवृत्ति की जब हम बात करते हैं तो होता है क्या है, आपको पहले ही पता है कि जो ये काल होता है ये होता है मिथ्या परिपक्वता का काल। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता का काल होने, मैंने आपको इसलिए फिर से दोबारा रिपीट किया कि बालक सोचता है कि हम परिपक्व हो गए हैं और इसी मैच्योर हो गए हैं पूरी तरह से, इसी वजह से वो नेता की बनने की आदत उसके अंदर आ जाती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी याद आ रही है जो आप सभी को 2 मिनट के इंटरटेनमेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सब हंसेंगे। आप सब ने शायद ये जोक सुन रखा होगा कि 3 बच्चे बैठे होते हैं, पहला कहता है मेरे पापा गंगा में गए यमुना से निकले, गंगा में गए यमुना में निकले। दूसरा बच्चा कहता है इनके पापा क्या करीना है, हमारे पापा तो इससे भी बड़े काम किए हैं। क्या किए तुम्हारे पापा? कि मेरे पापा इंडियन ओशन में घुसे, हिंद महासागर में कूदे और पैसिफिक में निकले, इतना बड़ा काम किया उन्होंने। उसने कहा अच्छा, अब तीसरा भैया बैठा उसको नेता बनना है, मेरे पापा कैसे कमजोर, हम तो सबसे आगे हैं। वो कह रहा है पता है क्या हुआ, मेरे पापा टंकी में घुसे और टोटी में निकले। तो ये हुई बात कि हमको नेता बनना है, हमको कैसे भी करके बस नेता बनना है, ये प्रवृत्ति पाई जाती है। अगली जो हमारी प्रवृत्ति है वो है संग्रह प्रवृत्ति। बालक के अंदर इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाने लगती है। रचनात्मक प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने शुरुआत से आपको लेक्चर्स में भी दिया, यहां पर भी बता रहा हूं वही एग्जाम्पल कि बालक जो खिलौनों को तोड़ता फोड़ता है। बालक किसी खिलौने को, क्या कोई बालक चाहेगा, क्या कोई बच्चा चाहेगा कि उसके पास जो भी चीज है वो टूट फूट जाए? नहीं, वो बालक कभी नहीं चाहेगा कि उसके पास जो भी चीजें हैं वो कभी टूटे फूटे, उसको ये चीज नहीं अच्छी लगती है क्योंकि नुकसान सबको बुरा लगता है। लेकिन बालक के अंदर पाई जाती है रचनात्मक प्रवृत्ति। और वो चीज कैसे बनी, एरोप्लेन बनी तो कैसे बनी, बल्ब जल रहा है तो कैसे जल रहा है, कार गन मेरी चल रही है तो कैसे चल रही है, वो उसके अंदर वो इतनी जानने की इच्छा होती है, उसके अंदर रचनात्मकता इतनी ज्यादा होती है कि जिसके चक्कर में वो जानने की इच्छा के चक्कर में वो उन चीजों को तोड़ डालता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और लेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स। देखिए नैतिकता का उदय, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नैतिकता का उदय। क्या है नैतिकता का उदय? नैतिकता के उदय से हम क्या समझते हैं? देखिए जब बात हम कर रहे थे शैशवावस्था की तो वहां पर मैंने बताया था कि ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो कि मेल और फीमेल में पाई जाती है, जिसकी वजह से वहां पर जो काम वासना की प्रवृत्ति ज्यादा होती है और यहां पर काम वासना सुप्त होती है। बात करते हैं नैतिकता की, तो नैतिकता जो है वो शून्य होती है शैशवावस्था में। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि जो नैतिकता है वो शून्य किस अवस्था में होती है? तो नैतिकता शून्य होती है शैशवावस्था में। भाई नर्सिज्म का गुण पाया जाता है बच्चे में, नर्सिज्म का गुण पाए जाने की वजह से
यहां वहां पर नैतिकता शून्य होती है, क्योंकि बच्चा स्वप्रेम की भावना रखता है। धीरे धीरे आप भी बड़े हुए, और आप जब बड़े हुए तो मम्मी पापा ने भी आपको कुछ संस्कार दिए, आपको कुछ चीजें सिखाई, वहीं से आपके अंदर नैतिकता का उदय होता है। क्या होता है? आपके अंदर नैतिकता का उदय हुआ। भाई मेहमान आया, अब आपको पहले उसके प्लेट में खाना नहीं खाना है, कोई आया उसको नमस्ते बोलना है। तो ये सारी चीजें हमको बाल्यावस्था से सिखाई जानी शुरू होती है, तो नैतिकता का उदय होता है बाल्यावस्था में। वास्तविकतावादी दृष्टिकोण होता है हमारा। फिर वही पॉइंट, जिज्ञासा सबसे अधिक होती है, यानी कि जानने की प्रवृत्ति हमारे अंदर सबसे ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्यों ज्यादा होती है? ज्यादा होने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि क्यों का क्या कारण है सबसे ज्यादा होने का? समझ में आ रहा है? सीखने का क्षेत्र बढ़ गया तो जिज्ञासा, जानने की प्रवृत्ति, नई नई चीजें देखा तो जानने की प्रवृत्ति बढ़ गई। खेलों में रुचि, खेलों में रुचि के लिए अगर आप परिभाषाओं पे जाएं, जो आपकी मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया है, पिछले लेक्चर प्लीज प्लीज जरूर देखें, क्योंकि चीजों को अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आप ज्यादा ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो खेलों में रुचि बालकों में सबसे ज्यादा होती है। इस चीज को अगर हम समझे तो स्ट्रैंग की परिभाषा से समझ सकते हैं कि जो उन्होंने, स्ट्रैंग ने क्या कहा था, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो, कि शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष तक का बालक ना खेलता हो। मतलब लगभग लगभग सारे खेल 10 वर्ष का बालक खेल चुका होता है। तो यह हुई खेलों में रुचि की बात, कि बालक के अंदर खेलों में रुचि सबसे ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं हम, कुछ और विशेषताएं लेते हैं हम। जो पहली विशेषता इसमें है वो है स्वीकृति पाने की इच्छा। देखिए बच्चा क्या चाहता है कि अब वो बड़ा, बच्चा क्या चाहता है कि अब वो बड़ा हो गया है, मतलब उसे जो 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 वो करना चाहे हम उससे उसकी परमिशन दे दें। होता क्या है कि बालक के अंदर मिथ्या परिपक्वता का काल, भाई मिथ्या परिपक्वता का काल है, मतलब के अंदर मिथ्या है कि वो परिपक्व हो चुका है, वो मैच्योर हो चुका है, वो अपने डिसीजंस खुद से लेने के लिए अब काबिल हो चुका है, वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकता है। पर ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है, वो अपने डिसीजंस लेने लायक बनता नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो अब इस लायक हो गया है कि वो अपने डिसीजंस ले सकता है। तो यही बात हुई कि उसके अंदर स्वीकृति पाने की इच्छा होती है। शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होता है, वहीं पर जब बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है तो वह बहिर्मुखी प्रवृत्ति का हो जाता है। काम वासना शांत, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ऑडिपस और इलेक्ट्रा की वजह से शैशवावस्था में काम वासना अधिक होती है। वही जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसका क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है, वो अपने नई नई चीजों सीखता है, पढ़ाई लिखाई, बाहर का समाज, नई नई चीजों में वो प्रवेश करता है, जिसकी वजह से उसकी काम वासना बिल्कुल शांत हो जाती है। मित्रता खोखली होती है। खोखली मित्रता का मतलब भी आपको मैंने बताया अभी अभी कि उनकी मित्रता क्षणिक होती है, कि अगर आप मेरे लिए ऐसा करेंगे, मतलब कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं, आज इनका ये बेस्ट फ्रेंड, आज इनका ये है, फिर कल को इसने इनको एक चॉकलेट एक समोसा दिया और कल को इनका बेस्ट फ्रेंड बदल गया और ये हो गए इनके बेस्ट फ्रेंड। तो ये ऐसे होती है इनकी मित्रता का हाल। इनकी मित्रता बिल्कुल खोखली होती है। प्रतिस्पर्धा की भावना का एहसास, प्रतिस्पर्धा की भावना का एहसास क्या होता है? प्रतिस्पर्धा की भावना का एहसास, प्रतिस्पर्धा की भावना का एहसास क्या होता है? भाई बच्चा नया नया समाज से जुड़ता है, आपस में नए नए बच्चे, उसके हम उम्र के बच्चे उसके साथ मिलते हैं, कुछ से तो उनकी मित्रता हो जाती है, कुछ से उनकी मित्रता होती है, और वो पहली बार लाइफ में कॉम्पिटिटिवनेस को फील करते हैं कि ये मेरा फ्रेंड फर्स्ट आया तो मैं फर्स्ट क्यों ना आऊं, रोहन फर्स्ट आया तो मोहन क्यों ना आए। अच्छा, दूसरे उसको लगता है कि मेरी बेइज्जती हो गई, बेइज्जती होने का नेता बनने की प्रवृत्ति है, तो उसके अंदर बेइज्जती का बहुत बड़ा डर होता है। नेता के अंदर हमेशा से ही एक बात जान लीजिए, नेता के अंदर भले ही वो इंसान नेता बन सकता है, जो कहा गया है कि वही इंसान नेता बन सकता है जो बेइज्जती सहने का दम रखता हो, पर एक नेता को सबसे ज्यादा डर भी लगता है तो बेइज्जती से लगता है। तो नेता बनने की प्रवृत्ति होती है, इसी वजह से इनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना का एहसास होता है। यह हमेशा कॉम्पिटिटिवनेस रहते हैं, मतलब एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटिव रहते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हीन भावना का शिकार। चूंकि ये लोग इतना कॉम्पिटिटिव होते हैं एक दूसरे में कि जब एक दूसरे को डिफीट नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं और अपने आप को हीन भावना का शिकार कर लेते हैं कि हाँ उसने ऐसा कर लिया पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है? बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, देखिए
बाल्यावस्था में शिक्षा को कैसे कैसे दिया जा सकता है? देखिए, बालक जो सबसे ज्यादा क्या पसंद करता है? खेलना पसंद करता है। अगर हम उसे खेल खेल में सिखाने की आदत डालें तो शायद बालक सबसे अच्छा सीखेगा। यही हो गया आपका कि बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप में पहला पॉइंट जो हमने लिया है वो है खेल विधि द्वारा शिक्षा। सबसे ज्यादा अच्छा बालक खेल विधि द्वारा सीखता है। इंद्रिय आधारित शिक्षा, देखिए जो इंद्रियां हैं हमारी, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से ही तो हम पूरी लाइफ सीखते हैं, चाहे वो कोई भी अवस्था हो, चाहे वो संवेदी गामक हो या फिर आपकी संवेदी गामक पियाचे में चला गया, शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो, किसी भी अवस्था में अगर बालक सीखेगा तो सबसे ज्यादा वो इंद्रिय आधारित ही सीखेगा। सृजनात्मकता की शिक्षा, देखिए बालक इस एज तक थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो काफी क्रिएटिव हो जाता है, वो नई नई चीजें करके सीखना पसंद करता है। उसको नई चीज दिखाएंगे तो वो काफी इंटरेस्ट लेता है उस नई चीज में, क्योंकि उस नई चीज को उसने पहली बार देखा होता है। तो सृजनात्मकता का गुण उनके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से अगर उनको हम किसी क्रिएटिव वे ऑफ लर्निंग अगर हम उनके लिए तैयार करें कि लर्निंग बाय क्रिएटिव वे, तो उनको काफी अच्छा लगेगा। तो क्रिएटिव लर्निंग हर बच्चा पसंद करता है। तो सृजनात्मकता की शिक्षा, जिज्ञासा शांत करें, बच्चे का क्षेत्र बढ़ता है। फिर से वही बात कि बच्चे का क्षेत्र बढ़ता है, उसकी जानने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति बालक के अंदर पाई जाती है, इसी की वजह से इनकी जिज्ञासा हमारा शांत करना परम कर्तव्य है। अगर आप नहीं शांत करेंगे तो बच्चा आपका है और वो किसी गलत चीज को, किसी गलत अवधारणा को अपने मन में विकसित कर लेगा, जिसको बाद में हटाने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उसकी जिज्ञासा को शांत करें, उस बालक की जिज्ञासा को शांत करें। बालक के अंदर संग्रह प्रवृत्ति की आदत डालें, मतलब बच्चे के अंदर इकट्ठा करने की आदत डालें कि वो नई नई चीजों को, जैसे जो भी ज्ञान इकट्ठा मिल रहा है उसको, कोई भी चीज नई चीज देखता है तो उसको एक कैटेगराइज करके अपने पास रखे, संग्रह प्रवृत्ति की आदत डाले। तो आई होप कि आप सभी को बाल्यावस्था बहुत 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 क्लियर हो गया। फिर मैं वही बात कहता हूं कि जिनको ये बातें सभी की सभी क्लियर हो गई हैं, गुड इनफ। ऐसे मैंने बहुत डिटेल में जाके एक एक पॉइंट आपको समझाया है। नहीं समझ में आया है तो अभी भी कुछ नहीं गया है, पेपर नहीं हो गया है, आपका पास फेल का रिजल्ट नहीं आ गया है। आप लोग के पास एक ऑप्शन अभी भी बचा है, नीचे दिया हुआ है कमेंट बॉक्स। क्या दिया है? कमेंट बॉक्स है नीचे, वहां जाइए। जो चीज नहीं समझ में आई है कमेंट करके हमें बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, या फिर पूरा का पूरा एक लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन लेके आते हैं और वहां पर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और बाल्यावस्था कंप्लीट, तो बाल्यावस्था कंप्लीट हुआ है आपका 6 से 12। अभी कहीं जाना नहीं है, हमें अभी पढ़ना है 12 से 18। 12 से 18 यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था में आज हम किशोरावस्था की परिभाषाएं लेंगे। किशोरावस्था में आज हम किशोरावस्था की परिभाषाएं लेंगे। किशोरावस्था की परिभाषाएं लेने के बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा का पूरा एक डिटेल स्टडी, एक डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किशोरावस्था का। कहीं जाना नहीं है, पढ़ते हैं हम किशोरावस्था की परिभाषाएं। नोट्स बनाते रहिएगा। मैं बार बार कहता हूं, अपने हर वीडियो में मैंने कहा है कि नोट्स बनाते रहिए। अगर नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत 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 आसान हो जाएंगी इस चीजें आपके लिए। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो एग्जाम, समझ लीजिए एग्जाम का 50% काम आपका आज से डन। जो पहली परिभाषा हम लेने जा रहे हैं वो है किर्कपैट्रिक साहब की। जो पहली परिभाषा हम लेने जा रहे हैं वो है किर्कपैट्रिक की। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था भाई, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कहा है, किसने कहा है? किर्कपैट्रिक। इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे कठिन काल है अपने नेक्स्ट लेक्चर में। किशोरावस्था, फिर भी आपको एक ओवरव्यू देते हैं क्यों कठिन है। आपका सीखने का क्षेत्र बढ़ता है, यहां पर आप और लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, आपको नई नई चीजें, आपका संवेगात्मक विकास, फिर से देखिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सारी चीजें फिर से बढ़ जाती हैं। आपको नए नए अधिगम करने को मिलते हैं। आपके जीवन का सबसे कठिन काल, मतलब आपके अंदर कितनी टेंशन होती है, आपको अपने कैरियर को लेकर टेंशन है, आपको अपनी कमाई को लेकर टेंशन यहीं से होने लगता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम कमाएंगे क्या, अपना कैरियर, अपना फ्यूचर, मम्मी पापा, मतलब बहुत सारी टेंशन हो जाती है। इसीलिए किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। नेक्स्ट परिभाषा जो हम लेने जा रहे हैं वो है विंग एंड हंट की। विंग एवं हंट। किशोरावस्था को प्रकट करने का एक ही सही शब्द है, वह है परिवर्तन। किशोरावस्था को प्रकट करने का एक ही सही शब्द है, वह है परिवर्तन। क्योंकि बालक में इतने ढेर सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, ये परिवर्तन का दौर होता है। शारीरिक विकास में चेंज, मानसिक विकास में चेंज। आप अपनी खुद की एज देखिए कि आप किशोरावस्था में कितनी तेजी से आपका फेस, आपका वेट, आपकी हाइट कितनी तेजी के साथ परिवर्तित होता है। तो इसीलिए अगर हम इसको कुछ कह सकते हैं तो वह है परिवर्तन। किसने कहा है? विंग एवं हंट साहब ने कहा है।
आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम कुछ और लोगों की डेफिनेशंस। कुछ और लोगों की डेफिनेशंस में हम सबसे पहली डेफिनेशन जो लेने जा रहे हैं वो है रॉस की। जो पहली डेफिनेशन हम लेने जा रहे हैं वो है रॉस की। क्या कहा है रॉस साहब ने? रॉस साहब ने कहा है किशोरा अवस्था सैसवा अवस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरा अवस्था सैसवा अवस्था की पुनरावृत्ति है। क्या है? किशोरा अवस्था जो है वो है सैसवा अवस्था की पुनरावृत्ति। मतलब देखिए कैसे कह सकते हैं कि किशोरावस्था सैसवावस्था की पुनरावृत्ति है। हम बात करते हैं सबसे पहले जो है वो है बात करते हैं हम शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास सैसवावस्था में बहुत तेज होता है, बाल्यावस्था में आके मंद पड़ता है, फिर आपका किशोरावस्था में तेज हो जाता है। मानसिक विकास की बात करते हैं तो मानसिक विकास भी सैसवावस्था में सबसे तेज, फिर यहां पर तेज। फिर काम वासना की बात करते हैं तो सैसवावस्था में काम वासना पाई जाती है, बाल्यावस्था में आके सुप्त हो जाती है, किशोरावस्था में आकर फिर अपोजिट जेंडर के साथ रहने की हमारी जो इच्छा है वो बढ़ जाती है, यानी कि काम वासना फिर से सक्रिय होती है। तो ये सारी बातें रही जिसकी वजह से रॉस साहब ने कहा है कि किशोरा अवस्था सैसवा अवस्था का पुनरावृत्ति काल है। आई होप ये पॉइंट रॉस साहब की डेफिनेशन आपको बेटर क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेते हैं ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन की। ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन, किशोरा अवस्था जीवन का वह समय है जिसकी शुरुआत बाल्यावस्था के अंत में और प्रौढ़ा अवस्था के शुरुआत में होती है। और प्रौढ़ा अवस्था के शुरुआत में होती है। किशोरावस्था जीवन का वह समय है जिसकी शुरुआत बाल्यावस्था के अंत में, मतलब जब बाल्यावस्था खत्म होता है, और प्रौढ़ा अवस्था की शुरुआत में होता है। ऐसे समय को बोला है ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन ने। कार्ल सैनिक ने कहा है बालक बुजुर्गों को अपनी रास्ता का बाधा मानता है। कार्ल सैनिक ने कहा है कि बालक जो है ये सच है, ये फैक्ट है। आप सब अपनी अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि अभी किशोरावस्था से आप सब अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी किशोरावस्था को जो टाइम है वो गए हुए अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप सभी अपनी अपनी किशोरावस्था से अभी ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल ही आगे बढ़े हैं, 3 साल 4 साल मैक्सिमम बढ़े हैं। तो किशोरावस्था आपका लेटेस्ट काल था, तो इस वजह से आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कार्ल सैनिक ने कहा है कि बालक बुजुर्गों को अपनी रास्ते का बाधा मानता है। उसे लगता है कि बुजुर्ग उसकी स्वतंत्रता का हनन करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चा चिल्ला देता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जैसे उसे किसी काम को करने से रोकिए, क्योंकि यहां का बालक बहुत तेज हो चुका है, बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो चुका है, उसके अंदर समाज से विद्रोह की भावना आ चुकी है। तो इसी वजह से कार्ल सैनिक साहब ने कहा है कि वह बुजुर्गों को, मतलब बुजुर्ग मतलब ये नहीं कि बुड्ढे, उनसे जो बड़े हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, कोई भी हो। ये रही बात कार्ल सैनिक की। तो कार्ल सैनिक के बाद हम बात करने चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम लेने जा रहे हैं वो है स्किनर साहब की। स्किनर ने कहा है कि किशोर को निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है। देखिए अभी अभी आप बाल्यावस्था से आकर किशोरावस्था में आए हैं, आपने जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना नहीं किया होता है। बाल्यावस्था तक मम्मी पापा आपको हर चीज में असिस्ट कर रहे होते हैं, आपकी आपको सहायता कर रहे होते हैं कि हाँ बेटा ये ऐसे करना है, बेटा ये ऐसे करना है। आप अभी तक निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है, मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं। पहली बार हो सकता है आपने 12th पास आउट किया, आपको अब घर से बाहर निकलना है अपनी हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्कूलिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं आप अभी समाज की बुराइयों से इतना ज्यादा परिचित नहीं होते हैं कि कैसे अपने आप को बचा के चलना है। इसीलिए मम्मी पापा सबसे ज्यादा टेंशन में होते हैं जब बच्चा उनका किशोरावस्था में होता है, क्योंकि उनको निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेने जा रहे हैं वो है वैलेंटाइन की। क्या कहा है वैलेंटाइन ने कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास की, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था है। यहां होता क्या है कि किशोरावस्था में बच्चे को बहुत सारी चीजें चाहिए होता है, उसे हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। जब हम अब बच्चा जब अपनी इच्छाओं को एक सही तरीके से नहीं शांत कर पाता है, बच्चा जब अपनी इच्छाओं को एक सही तरीके से नहीं शांत कर पाता है, तो वो कुछ गलत रास्तों को अपना लेता है, और उन गलत रास्तों को अपनाने के बाद वो एक अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है। इसी वजह से वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था है। घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था उत्तर किशोरावस्था होती है। घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था उत्तर किशोरावस्था होती है। जब हम किशोरावस्था में आ जाती है तो हमारे बहुत ही कोई एक खास दोस्त बन जाता है, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड, मतलब उसी के साथ रहेंगे, उसी के साथ सीट पे बैठेंगे, उसी के साथ खाएंगे पिएंगे, नहीं बोलचाल है तो भैया मन दुखी मुंह बना के बैठे हैं कोने में। ये वो अवस्था होती है जब हम इमोशनली किसी से जुड़ चुके होते हैं। ये वह अवस्था है, हमारा एक बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो सही बात कहा है। स्टैनली हॉल का कथन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्टैनली हॉल का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने
बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, टेट सुपर टेट दोनों में, कहीं कभी टेट सुपर टेट आप दे रहे हो, आपको यह चीज याद रखनी है कि इसको क्या कहा गया है। इसे कहा गया है तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था, स्टॉर्म, स्ट्रगल की एज, स्टॉर्म, स्ट्रगल, 3 एस है, ट्रिपल एस की अवस्था। ये क्या है? ट्रिपल एस। अगर याद करना हो आपको कि स्टैनली हॉल का नाम 4S, स्टैनली का एस, फिर स्ट्रगल, स्ट्रेस, स्टॉर्म, 3S, 4S की अवस्था। पहला एस स्टैंड्स फॉर स्टैनली हॉल, दूसरा एस स्टॉर्म, फिर स्ट्रेस और फिर स्ट्रगल, तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था, स्टैनली हॉल। तो ये रही आपकी किशोरा अवस्था की कुछ परिभाषाएं। किशोरा अवस्था की कुछ परिभाषाएं, एक दो डेफिनेशन हम और लेंगे। जो हम डेफिनेशन लेने जा रहे हैं वो है ग्रीन की। ग्रीन महोदय ने कहा है कि किशोरा अवस्था जीवन का बसंत काल है। ग्रीन महोदय ने कहा है कि किशोरा अवस्था जीवन का बसंत काल है, मतलब कि बहुत अच्छा काल है। क्या होता है? सबसे अच्छा काल बसंत काल को माना गया है, तो वही कहा है कि ग्रीन साहब ने कि किशोरा अवस्था जीवन का बसंत काल है। एक और आज की आखिरी डेफिनेशन हम लेने जा रहे हैं बीएन झा की। बुद्धि की बात की जाए तो इसका अधिकतम विकास किशोरा अवस्था में होता है। भाई देखिए, आप किशोरा अवस्था, शैशवावस्था में बुद्धि का विकास बहुत तेजी के साथ होता है, लेकिन अधिकतम किशोरा अवस्था में होता है। इस चीज को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा कि तेजी के साथ विकास कब होता है? शैशवावस्था में। अधिकतम विकास कब होता है? किशोरा अवस्था में। बीएन झा ने कहा है कि अगर बुद्धि की बात की जाए तो इसका अधिकतम विकास किशोरा अवस्था में होता है। क्यों होता है अधिकतम विकास किशोरा अवस्था में? क्योंकि यहां पर हमारे सीखने का क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। इस वजह से जो है हमारा विकास जो होता है, अधिकतम विकास, वो किशोरा अवस्था में होता है। तो ये रही आपकी किशोरा अवस्था की परिभाषाएं। आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया, डिटेल में जाके आपको एक एक पॉइंट समझा के कवर किया है। हमने बाल्यावस्था कवर किया, हमने किशोरा अवस्था की परिभाषाएं। अगले लेक्चर में हम लेने वाले हैं किशोरा अवस्था को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तृत पढ़ेंगे, पूरे जोश के साथ पढ़ेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे कि कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपका छूटे। कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा आपका यहीं पर होके कंप्लीट हो जाए। एक बात और, बाल्यावस्था हमने आज यहां पढ़ा है, लेकिन बाल्यावस्था की परिभाषाएं हमने अपने पिछले लेक्चर में ली थी। जैसे किशोरावस्था की परिभाषाएं आ रही है, तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, पिछला लेक्चर बाल्यावस्था की परिभाषाएं देखिए और देखिए फिर उनकी विशेषताओं को। और जो लोगों की परिभाषाएं, आपको परिभाषाएं याद करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो अगर आप पिछले लेक्चर में जाकर परिभाषाएं देखते हैं, फिर यहां से विशेषताएं पढ़ते हैं, फिर दोनों को जोड़िए कि किसने क्या कहा था, किसकी क्वालिटी को कौन सी विशेषता बनाया गया है, बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।